Hi everyone and very good evening to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. आज की जो क्लास है वो एलटी ग्रेड की जो स्पेशल प्रैक्टिस बैच है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बैच में मैं आपको एलटी के पैटर्न पर पूरी प्रैक्टिस करवाऊं और इसका आप लाभ लें, आपका उसका फायदा हो। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आज की इस प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा बट मैं कभी-कभी क्वेश्चंस ऊपर-नीचे कर दिया करूँगा जिससे कि ये ना लगे कि सब कुछ सेम टू सेम ही चल रहा है, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा मतलब बना रहेगा माहौल अच्छा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा, कीप योर चिन अप। ये एक इडियम है और इस इडियम का क्या मतलब होता है? जो इडियम होता है ना वो पूरी तरह से आपके लोकाचार पर बेस्ड होता है। मतलब जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ये वही होता है। कीप योर चिन अप। चिन माने जानते हैं, ये होता है चिन, ये यानी अपनी चिन को ऊँची रखना। ऊँची रखने का मतलब ये है कि कंडीशन आपकी कैसी भी हो, उस बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप आनंद में रहना, इसी को बोलते हैं कीप योर चिन अप। क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं तो मुँह नीचे कर लेते हैं। लेकिन चिन अप मतलब कि अपनी चिन को ऊपर रखना हमेशा, चाहे जैसे हालात हों, हमेशा मुस्कुराते रहना। तो रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट असाइनमेंट ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे नहीं होंगे। एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आंसर द क्वेश्चन नंबर 2, स्प्लिट वन्स साइड। कोई बात नहीं अनिल कुमार जी, आप सिम को पोर्ट करवा लीजिए ना, किसी ऐसे सिम में कन्वर्ट करवा लीजिए जहाँ जिसका नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है, नंबर भी सेम रहेगा और काम भी हो जाएगा आपका। जब रिचार्ज खत्म होने वाला हो उसके पहले ही करवा लीजिए, पता करके कि कौन से सिम का नेटवर्क अच्छा रहता है। स्प्लिट वन्स साइड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैसे तो स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्प्लिट वन्स साइड मतलब होता है बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड बहुत ज़्यादा खुश होना, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, ठीक है, स्प्लिट वन्स साइड, है ना? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? रॉक द बोट, ठीक है? नहीं, स्क्रीम इन पेन दर्द में कहराना ये नहीं होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा वो बताइएगा, है ना? मतलब स्प्लिट वन साइड मतलब बहुत ज़ोर से हँसना, इतना हँसना कि पेट में दर्द होने लग जाना, वो वाली इतनी भयंकर हँसी को बोलते हैं स्प्लिट वन साइड, ओके? रॉक द बोट का मतलब क्या होता है? रॉक द बोट, बोट मतलब जो पानी वाली नाव है, उस पानी वाली नाव में अगर आप रॉक करोगे मतलब कि एकदम उछलोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे, मौज करोगे तो क्या होगा? तो ये नाव डवाडोल हो जाएगी, यानी जो डिस्टर्ब स्टेबल सिचुएशन, अभी जो नाव स्टेबल है, फिर वो डवाडोल हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसे से हिलेगी तो डवाडोल हो जाएगी, यानी सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देना, ठीक है? यानी कोई चीज़ जो बहुत ही संतुलन में है, उसको डिस्टर्ब कर देना, चाहे लाइफ़ हो, जैसे आपकी लाइफ़ बहुत संतुलन में है, कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी लाइफ़ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया, एकदम डवाडोल कर दिया, इसी को बोलते हैं रॉक द बोट, ठीक है? तो डिस्टर्ब स्टेबल सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगा। ओवरकम का मतलब होता है सफल होना, कि डिफिकल्ट सिचुएशन से उबरना, ये सेंस नहीं है। डाइवर्ट समवन्स अटेंशन, यानी कि किसी की अटेंशन को मतलब घुमा देना, ये भी नहीं है। इरिटेट समवन, किसी व्यक्ति को इरिटेट करना, ये भी नहीं है। आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, डिस्टर्ब स्टेबल सिचुएशन, ठीक है। नाव वैसे बहुत स्टेबल होती है, आप देखते ही हैं, लेकिन कोई अगर ज़रा सा नौटंकी किया तो फिर वो गड़बड़ कर देती है मामला। क्वेश्चन नंबर 4, 40 विंग्स इसका क्या मतलब होगा? हार्ड कॉपी में ये सब नहीं है। ये नहीं होंगे हार्ड कॉपी में, ठीक है? हाँ, और हर चीज़ को हार्ड कॉपी से मत जोड़ा करिए प्लीज़। मतलब कुछ नया नहीं करें क्या? मैंने आपको दिन में भी यही समझाया था कि मतलब हार्ड कॉपी में जो चीज़ लिख गया उसके अलावा हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं क्या? नया कर सकते हैं ना, उसको लिख लिया कीजिए, कॉपी में जगह बहुत रहती है, ठीक है? हाँ, हर चीज़ को उससे कंपेयर मत करिए। वो एक जनरल पूरा मैटर है, इसको पढ़ कर के आप काम कर सकते हैं। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप, यानी कि
छोटी-सी नींद, झपकी लेना जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झपकी लेना बोलते हैं, ठीक है? झपकी लेना, 40 विंक्स मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप यानी कि झपकी लेना। यस, यू कैन से कैट नैप बोलते हैं, ठीक है? जो सिएस्टा होता है वो दोपहर की नींद को बोलते हैं। जैसे नींद में जो हम दोपहर में गर्मी जैसे जहाँ-जहाँ ऐसे देश जो बहुत गर्म प्रदेश होते हैं, वहाँ पर दिन में खाना खाने के बाद में या आराम करते हैं लोग काम करने के बाद में, वो सिएस्टा कहलाता है ना? और ये शॉर्ट स्लीप जो है 40 विंक्स मतलब झपकी ले लेना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या होगा वो बताएँ? ही सेड टू द मैकेनिक विल यू हैव द कार रेडी बाय टुमारो मॉर्निंग। इसमें क्या होगा? ओके, देखिए सबसे पहले तो ये जो आपका नरेशन का क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है पूरा, वो कौन किस तरह का सेंटेंस है। असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्पेरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, वो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का प्रभाव फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क भी लगा हुआ है। यानी हम रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड यूज़ करेंगे। क्या रखिएगा कि आस्क्ड के बाद में टू नहीं आता और टोल्ड के बाद भी टू नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ही आस्क्ड द मैकेनिक इफ ही वुड हैव द कार रेडी बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिएगा टुमारो मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है? तो टुमारो मॉर्निंग को हम नेक्स्ट मॉर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रीवियस मॉर्निंग हो नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है? प्रीवियस मॉर्निंग नहीं हो सकता है और यहाँ पर हम सेड द मैकेनिक नहीं लिखेंगे क्योंकि सेड के साथ में हम टू प्रपोज़िशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हम कंजंक्शन के तौर पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इफ है, हम इसकी जगह पर वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या होगा वो बताएँ? Anil said to Ria, I know where everything is kept in the kitchen. इसमें क्या होगा? ये पूरा सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन-सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर नोज़ लिखा हुआ है तो ये गलत है, वर्ब की मिस्टेक है। नोज़ ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो नो प्रेज़ेंट टेंस में प्रेज़ेंट टेंस को हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए नोज़, नोज़ वाले दोनों गलत हो गए। अब बचते हैं आपके सामने बी और डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप अपने सवाल मतलब आप आसान कर सकते हैं चीज़ों को। पहले मैंने क्या किया एलिमिनेट किया, कि प्रेज़ेंट टेंस में तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इज़ नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट, ठीक है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आप चाहे नरेशन के क्वेश्चंस करिएगा, चाहे वॉइस के करिएगा, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन के करिएगा, आपको हमेशा एलिमिनेट करने वाला काम पहले करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, हेल्प करेगा आपको बहुत। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? इसमें उल्टा करना है। देखिए कि आई सजेस्टेड टू माय ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज।
देखिए सजेस्टेड वाला जब होता है ना, सजेस्टेड वाला हो या प्रपोज्ड वाला हो, तो चांसेस ये रहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस शुरू हुआ होगा, वो लेट्स वाला या लेटस वाला शुरू हुआ होगा। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा आई सेड टू माय ब्रदर लेट अस गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। ये लेटस वाला है तो ये सही हो जाएगा। हम यहाँ पर वी शैल वाला यूज़ नहीं करेंगे। वी शैल वाला यूज़ हम नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। डी वाला इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि सैड के बाद में टू मिसिंग है, इसलिए डी वाला करेक्ट नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? जैसे हम आपसे पूछे डी क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, तब क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है वही चीज़ तो सेम यहाँ पर भी है, फिर आपने डी क्यों चुना, ए क्यों नहीं चुना? तो सेम सेम है तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एलिमिनेशन थ्योरी यूज़ नहीं की, ठीक है? वरना यहाँ भी देखते हैं सेट टू है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर टू नहीं है, गलत। और शैल वाला होगा नहीं, गलत। ये वी शैल होगा नहीं, गलत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या होगा? खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे नरेशन के, आपके लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है? लिखा है कि द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो, यानी कि बुरे वक़्त में आप कह सकते हैं। आवर ऑफ सॉरो मीन्स होता है बुरे वक़्त में या बुरे समय में, ठीक है? देखिए अगर कोई प्रे कर रहा है, तो ओ गॉड तो बोल ही रहा होगा, तो तीनों में ओ गॉड है, ठीक है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है? लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिम लिखा हुआ है, हिम और इन इज़ आवर ऑफ सॉरो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माई रहा होगा, तभी तो माई जो होगा वो ओल्ड मैन के हिसाब से यहाँ पर हिज़ हुआ होगा, है ना? क्योंकि माई तभी तो चेंज होगा ना, माई ओल्ड मैन के हिसाब से हिज़ हुआ होगा, पहले से हिज़ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ भी नहीं होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है? द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प हिम लिखा हुआ है, हिम नहीं होगा, हिम गलत है, मी को चेंज किया गया होगा, तब ये हिम में कन्वर्ट हुआ होगा। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये दोनों चीज़ों में आप पकड़ रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताएँ। देखिए चूज़ व्हिच वन इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन-सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 ओ क्लॉक यानी कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ऑन नहीं लगाते, एट लगाते हैं, ठीक? बीवेयर मतलब सावधान रहो, लेस्ट समथिंग वर्स शुड हैपन टू यू। तो बी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आई एम लिविंग नहीं होगा, अगर फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको आई हैव बीन लिखना पड़ेगा। एम की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? हैव बीन लिखना पड़ेगा, ठीक है? डू नोबल डीड्स नॉट ड्रीम देम ऑल डे, इसमें क्या होगा? तो ऑल द डे होता है, ठीक है? ऑल के बाद में द लगता है, ऑल द डे होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि बोथ के बाद द लगता है, ऑल के बाद भी द लगता है, ठीक है? बोथ के बाद द लगता है, ऑल के बाद भी द लगता है। इसमें ऑल द डे होगा और आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें करेक्ट वाला ऑप्शन बताना है, तो इसी में कोई मिस्टेक नहीं है।
लेस्ट के साथ में हम शुड यूज़ करते हैं और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा वो बताइए? ठीक है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे सवालों में हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो फीलिंग है, फील वर्ड है ना फील, फील क्या होता है आपको पता है स्टेटिव वर्ब होता है, ठीक है? तो वैसे इसका आईएनजी बना सकते हैं अगर वो चीज़ 2 चीज़ें होता है ना कि फीलिंग में तब आईएनजी बन जाता है जब हम वो चीज़ प्रोसेस में होती है। जब चीज़ प्रोसेस में होती है तो बन जाता है, यानी वो अभी फील कर रहा है। अर्लियर ही वाज़ बोले आई एम फीलिंग बेटर। तो कहने का मतलब ये है कि आप वेल नहीं लगा सकते पहली बात तो ये, गुड भी नहीं लगा सकते, बेटर लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे समझिएगा सेंटेंस लिखा हुआ अर्लियर, अर्लियर आप कैसे थे? तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ कंपैरिज़न है कि आप पहले कैसे थे और बाद में आप कैसे हुए, टर्न लिखा है ना, तो बाद में आप कैसे बदल गए, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो 2 तो इसलिए गलत हो जाएँगे क्योंकि यहाँ पर वेल नहीं आएगा और गुड भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर अर्लियर लिखा अर्लियर ही वाज़ फीलिंग बेटर यानी पहले वो अच्छा फ़ील कर रहा था, लेकिन जो थिंग्स हैं, चीज़ें जो हैं टूक अ टर्न फॉर द वर्स्ट लेकिन वो जो चीज़ें वो बहुत बुरे में बदल गई, इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका ए वाला सही माना जाएगा। ठीक है? यहाँ पर गुड नहीं हो सकता, कंपैरिज़न नहीं दिखाएगा ना गुड इसलिए, ये वेल भी नहीं हो सकता, वेल तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब तो आएगा नहीं। ये बोल देते हैं बट सही हो सकता है बट यहाँ पर गलत है क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँ कि गलत क्यों है, ये दोनों गलत क्यों? पहले मैं सीधा पॉइंट आपको बता दूँ, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये पॉज़िटिव डिग्री में है। किसमें डिग्री में है? पॉज़िटिव डिग्री में है और हमें यहाँ पॉज़िटिव डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें पहले जैसी थी उसके बाद चेंज हुई हैं, यानी यहाँ पर पहले की कंडीशन को बाद की कंडीशन से कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर पॉज़िटिव डिग्री तो नहीं आएगा, दोनों ही गलत हैं। अब इन दोनों में क्या है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, वर्स्ट हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, तो ये आपका सही होगा, ठीक है? ये इल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि इल भी पॉज़िटिव डिग्री है। तो चीज़ें बेटर थी कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव के बाद में क्या आएगा? सीधा सुपरलेटिव आएगा, बेकार हो गई। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या होगा वो बताइएगा? ये सवाल सिंपल इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फ़ोकस करना नहीं, वो देख के ही मालूम चल जाता है कि ये सिंपल सा सवाल है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव है तो आपको सब्जेक्ट देखना है, आपको वर्ब देखना है, आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव देखना है, कोई प्रीपोज़िशन हो तो वो देखना है और कुछ देखना ही नहीं। बस इतनी चीज़ें देखनी होती हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आ सकता पहली मिस्टेक। प्लूरल है, पहले तो ए भी नहीं आ सकता गलत है, ए पार्टिसिपेंट्स कभी नहीं हो सकता और इज़ भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। ठीक है? अगर पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं तो इज़ नहीं आ सकता। यहाँ भी इज़ नहीं आ सकता। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए चलिए, ओके क्लियर हो गई बात, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आंसर द क्वेश्चन नंबर 12 द टीचर punished the boy for disobedience make it compound।
देयर टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, कंपाउंड बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड के एलिमेंट में सो भी आता है, बट भी आता है, सो भी आता है, देयरफॉर भी आता है, यानी सब कुछ आता है, तो इससे तो हम नहीं पकड़ सकते। फिर क्या करेंगे, मीनिंग पे जाएंगे। देखिए, द बॉय वाज डिसओबीडिएंट सो द टीचर वाज पनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सो द टीचर वाज पनिश्ड लिखा हुआ, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ए नहीं हो सकता, पैसिव बना गया। यहाँ पर तो टीचर को ही पीट दिया गया भाई, ये नहीं हो सकता। द बॉय वाज डिसओबीडिएंट सो द टीचर वाज पनिश्ड हिम, गलत हो जाएगा ना। यहाँ तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब टीचर को ही पीटा गया, या टीचर को पनिश किया गया, ये गलत है, पैसिव नहीं हो सकता, रॉन्ग है। ठीक है, लिखा है द बॉय वाज डिसओबीडिएंट बट द टीचर पनिश्ड हिम, यहाँ पर बट का सेंस गलत है, बट का सेंस नहीं आएगा। बट जब होता है वो उल्टी चीजों के लिए दिखाता है, मतलब जहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो। बट डिसओबीडिएंट है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही, तो ये तो सिचुएशन जो हुई वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुई नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर बट का यूज हम नहीं कर सकते। द बॉय वॉज डिसओबीडिएंट, इसलिए टीचर ने पनिश किया, ये बात सही है। ठीक है, और यहाँ पर पनिशेस लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वर्ब का ट्रायंगल हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब का ट्रायंगल मतलब क्या-क्या है, मैंने आपको कहा था, जब भी कोई वर्ब की मिस्टेक आपको समझ में है तो 3 चीज़ें वेरीफाई करिए, कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, पहले ये कन्फर्म करना ज़रूरी है। फिर आपको देखना है कि वो किस टेंस का होगा, ठीक है, टेंस भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। और फिर बाद में एक्टिव या पैसिव वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। ये भी आता है उस कैटेगरी में, जैसे यहाँ किया गया। फिलहाल सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, you may be wrong, Rashid may be wrong, you cannot both be right, make it complete. सोच समझ के अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो यूज नहीं हो सकता, पहली मिस्टेक तो हम यहाँ से पकड़ेंगे। एलिमिनेट थ्योरी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, एलिमिनेशन थ्योरी। ऑल्दो यूज नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है, गलत हो गया। इसमें लिखा है यू मे बी रॉन्ग एंड राशिद कैन नॉट बी राइट, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ 3 बातें हैं, तीनों बातों का सेंस होना चाहिए जो कि नहीं है। इधर यू और राशिद आर लिखा है, तो और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो राशिद सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन सही होगा, इधर यू और राशिद, राशिद अकॉर्डिंग इज रॉन्ग एंड यू कैन नॉट बोथ बी राइट, ये ऑप्शन है। बी यहाँ क्यों आया, क्योंकि कैन जो है ना, कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना कंपलसरी है, तो कैन बी लगाना ही पड़ेगा, तो बी आपको यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सर बोथ के साथ नेगेटिव यूज नहीं करते आपने कहा, लेकिन बोथ सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना चाहिए ना, क्योंकि बोथ का इस्तेमाल कई तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो सेंटेंस है उसके पहली बात तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में ही लिखा हुआ है कैन नॉट बी, कैन नॉट बोथ बी राइट।
तो जब सेंटेंस में कोई चीज़ दी रहती है तो उसमें हम प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है जैसी कंडीशंस हैं, ठीक है? इसलिए ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर इसमें क्या होगा, डज़ ही नो द कॉन्सिक्वेंसेज़ इफ ही रिफ्यूज़ेज़, इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? डज़ ही नो द कॉन्सिक्वेंसेज़ इफ ही रिफ्यूज़ेज़, तो इसमें तो लिखा है मेक इट सिंपल सेंटेंस। हाँ, सिंपल बनाने के लिए कर रहा है, ठीक है? सिंपल बनाने के लिए कह रहा है। याद रखिएगा एक बात अच्छी तरीके से, वो आपसे सिंपल बनाने के लिए कह रहा है, असर्टिव बनाने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है? बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपको लगेगा अरे! ये तो सारे इंट्रोगेटिव हैं, ये वाला सही कर दें क्या? ऐसा नहीं, ये कह रहा है सिंपल सेंटेंस बनाइए, मतलब कि आपके 2 सेंटेंसेस में देखिए 2 क्लॉज़ हैं, एक क्लॉज़ ये है और एक क्लॉज़ यहाँ से है। 2 क्लॉज़ेस को मिला कर के एक क्लॉज़ बनाना है, मीनिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए। डज़ ही नो द कॉन्सिक्वेंसेज़ इफ ही रिफ्यूज़ेज़, ये हो जाएगा डज़ ही नो द कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ हिज़ रिफ्यूज़ल, तो हम वर्ब को हमने वर्ब रिफ्यूज़ को क्या कर दिया, नाउन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि अब ये सेंटेंस एक ही हो गया, यानी सिंपल हो गया है। इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, ठीक है? जबकि इसमें 2 सब्जेक्ट हैं कि ये और एक ये, 2 वर्ब है नो और ये 2, इसलिए आपको सी वाला ऑप्शन सही करना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला नहीं होगा क्योंकि आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क लगा हुआ है बट सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं बना है, तो डी हो ही नहीं सकता और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो जाएँगे तो बी भी नहीं हो सकता, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा और डज़ के साथ में नोज़ नहीं आ सकता, ये भी जान लीजिएगा। तो सी ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? डज़ के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि एस-ई-आई-एस फॉर्म आती है, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, बताएँ। मुझे तुम्हारे बेगुनाह होने पर पूरा यकीन है। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि इनोसेंट नहीं हो सकता क्योंकि इनोसेंट एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में नहीं आता। योर क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में एडजेक्टिव नहीं आ सकता, नाउन आता है, ठीक है? पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? नाउन आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा इनोसेंस यहाँ पर ये नाउन है तो ये हो सकता है। तो बिलीव ऑफ फुली बिलीव ऑफ नहीं होगा, बिलीव तो वर्ब होता है चूँकि ये भी नहीं होगा। ठीक है? और यहाँ पर अबाउट नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आई एम फुली कन्विंस्ड ऑफ, इसके साथ में ऑफ प्रीपोज़िशन आता है, कन्विंस्ड ऑफ योर इनोसेंस, कि मुझे तुम्हारे बेगुनाह होने पर पूरा यकीन है। ठीक है? बी वाला ही सही होगा। मैंने आपको रीज़न भी बताया ना कि ये एडजेक्टिव यहाँ पर आ नहीं सकता, गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के बगल में एडजेक्टिव थोड़ी होगा, खासकर पॉसेसिव एडजेक्टिव के बगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ पर बिलीव वर्ब नहीं हो सकता और यहाँ पर आप देखिए अबाउट नहीं हो सकता, तो बस बी ऑप्शन सही होगा। एलिमिनेट, कुछ ना समझ में आए, एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए ऑप्शंस को देख कर के बस।
अपना काम समाप्त करके मैं यहाँ आया हूँ। अपना काम समाप्त करके मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आई हैव डन माय वर्क एंड आई हैव कम हियर, क्योंकि एंड लगा है और का सेंस भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन का सेंस भी नहीं है, देन माने तब होता है, तब भी। ट्रांसलेशन में एज़ इट इज़ चलता है, याद रखिएगा। ट्रांसलेशन में सब कुछ एज़ इट इज़ चलता है, जैसा आप यहाँ पर लिख रहे हैं, उसका वैसा सेंस यहाँ पर होना ही चाहिए, वरना ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या है? यहाँ पर कहीं और लिखा है क्या? एंड नहीं होगा। तब लिखा है क्या? नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कहावत है, तो वहाँ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कहावत एज़ इट इज़ ही लिखी जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर बचता है कि हैविंग बीन डन, तो पैसिव में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन होगा हैविंग डन माय वर्क आई हैव कम हियर। डी वाला जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, कैसे हो सकता है? पैसिव नहीं हो सकता ना, हैविंग बीन डन गलत हो जाएगा ना, ये भी तो देखना, पैसिव कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ की मिसिंग है, थोड़ा-सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। वह हर रोज़ सुबह भी लिखा हुआ है ना। एक काम करता हूँ मैं, ज़्यादा वो अच्छा है कि मैं इसको हटा दूँ सुबह को, ठीक है? क्योंकि इसमें इन द मॉर्निंग नहीं लिखा है। मैं यहाँ पर इन द मॉर्निंग या तो सब में ऐड कर दूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा-सा। बाकी आप आंसर दीजिए, क्योंकि ये इन द मॉर्निंग तो होना ही चाहिए ना, वरना सब रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि सुबह लिखा हुआ है ना, देखिए सुबह के लिए तो इन द मॉर्निंग लिखना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, रोज़ के लिए एवरीडे हो गया, एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, या आप डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जल्दी के लिए अर्ली आएगा तो अर्ली यूज़ हो रहा है, ठीक है? ताहती है मतलब प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो राइज़ेज़ होगा, राइज़ नहीं होगा, यहाँ पर डेज़ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ राइज़ नहीं होगा, यहाँ डेज़ नहीं होगा और यहाँ राइज़िंग नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या होगा वो बताइए? देखिए, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन वेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में है, तो करेगी होगा नहीं, करती है, करती थी, सी ऑप्शन हो जाएगा, वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का आप देख रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस वर्ब यूज़ हुई है इस वजह से, ठीक है? सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रोवर्ब है, डूबते को तिनके का सहारा। देखिए, एक चीज़ क्लियर है, जो व्यक्ति डूबते को तिनके का सहारा, मतलब जो डूब रहा है, उसको सहारा मिलेगा ना, तो ड्रॉन्ड नहीं होगा। ड्रॉन्ड का मतलब तो ये हुआ कि जो डूब गया है, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला गलत हो गया।
अब कैच हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है तो कैच नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब बात फँसती है कि एट होगा कि टू होगा। तो अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, ठीक? क्योंकि वो भूसे को तिनकों को पकड़ता है ना, डूबते को तिनके तिनके को पकड़ता है तो एट लगाएँगे, एट अ स्ट्रॉ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? देखिए डी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है। मैन तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर एस, ईएस फॉर्म है ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? और यहाँ पर ड्रॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि ड्रॉन्ड का मतलब तो ये हुआ कि जो व्यक्ति डूब चुका है। जब डूब ही चुका है तो तिनके का सहारा लेके क्या करेगा? वो तो मर गया ना, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर केवल ये 2 मिस्टेक है तो एट यहाँ पर पकड़ेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20। सर था पर ए क्यों नहीं होगा? क्या था मतलब? प्रतिभा जी आप किस क्वेश्चन की बात कर रही हैं और आपका डाउट क्या है? प्रॉपर लिखिए तब समझ में आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लेटर? देखिए फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल होता है, बिज़नेस होता है, फिक्शन लेटर नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा कि नॉट अ टाइप ऑफ लेटर, तो नॉट में डी ऑप्शन सही होगा। ये 3 तरह के लेटर्स होते हैं, ये फिक्शन है ना, ये नहीं होता। डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। ये ड्रॉन्ड ड्रॉन्ड का मतलब डूब के मर चुका है, जब डूब के मर चुका है तो सहारा किस चीज़ का है? ये भी तो सोचिए ना। 3 बार मैंने ये बात बोली कम से कम। ड्रॉन्ड का मतलब है कि डूब चुका है। जो व्यक्ति डूब के मर चुका है, वो तिनके का सहारा कहाँ से ले लेगा? डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा लेगा ना, जो डूब रहा है, डूबा नहीं है, ड्रॉनिंग आएगा वहाँ, ठीक है? सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं डियर सर, ये सैल्यूटेशन होता है तो कॉमा लगता है इसके बाद में, ठीक है? सैल्यूटेशन जो होता है वो अपने बाद में कॉमा लेता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? सैल्यूटेशन जो है अपने बाद में कॉमा लेगा, दोनों आएगा सना बेटा, ठीक है? दोनों पूछे गए थे लास्ट टाइम, तो दोनों की संभावना है, कुछ भी पूछ सकता है। मैं प्रोवर्ब बनाऊँगा तो मैं आप लोगों को एलटी वाले बच्चों मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? हाँ, मैं भी प्रोवर्ब बना रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे मेरे पूरे लिख जाएँगे तो मैं जो बैचेज़ हैं उसमें तो दूँगा ही, आप लोगों के बैच में भी मैं प्रोवर्ब प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप पढ़ लीजिएगा जिससे कि जब मैं सॉल्व करवाऊँ तो आपको आराम से समझ में आए। द करेक्ट क्लोजिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर। यदि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए? यानी जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोजिंग को? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लोजिंग को ही सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक है? और वो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, योर्स सिंसियरली यूज़ कर देंगे या योर्स फेथफुली यूज़ कर देंगे। अफेक्शनेटली जो है ना, ये जो है वो इनफॉर्मल में आता है, ठीक है? किसमें आता है? इनफॉर्मल में आता है। योर्स लविंग जो होता है वो भी इनफॉर्मल में आता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विथ रिगार्ड्स नहीं होगा, ठीक है? इनफॉर्मल में आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर ऑफ 21, 21 का आंसर कॉमा दिया तो है, लिखा तो है कॉमा, फिर कहाँ गाड़ी अटक गई, है ना? कॉमा लगता है सैल्यूटेशन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 23। आपको इसका पैसिव बनाना है, बनाएँ। They saw the storm approaching, make it passive। ठीक है, तो द स्टॉर्म वाज़ सीन अप्रोचिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो तूफ़ान है वो लाया नहीं गया, इसलिए बीइंग पहुँचाया नहीं गया। अप्रोच माने होता है पहुँचना।
ठीक है? और बीइंग अप्रोच का मतलब हो गया कि पहुँचाया गया है। क्या हो गया? कि पहुँचाया गया है। तो क्या तूफ़ान को पहुँचाया गया है? तो पैसिव नहीं हो सकता ना। बीइंग अप्रोच यहाँ पर भी नहीं हो सकता ना, बी भी नहीं हो सकता ना। पैसिव नहीं हो सकता, हर जगह पैसिव नहीं लगाना। तूफ़ान को पहुँचाया नहीं गया, तूफ़ान लिखा है द स्टॉर्म वाज़ सीन तूफ़ान को देखा गया, पहुँचते हुए देखा गया है, ना कि पहुँचाया गया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ये पहुँचाए जाते हुए नहीं देखा गया है ठीक है? तो पहुँचते हुए देखा गया है। तो सी ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी बीइंग अप्रोच्ड नहीं होगा। तो सी इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24। यू आर बीइंग वॉच्ड केयरफुली, मेक इट एक्टिव। एक्टिव वॉइस बनाना याद रखिएगा। देखिए, बहुत सोच समझ के आपने समवन इसलिए लगाया होगा, गुरुजी यहाँ पर बाय मी तो कहीं लिखा नहीं है, यानी बाय के बाद कुछ लिखा नहीं इसलिए समवन हो सकता है, आपने ऐसा सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बीइंग वॉच्ड तो जो है ये तो पैसिव में होता है और हमें तो एक्टिव बनाना है, तो ये कैसे सही हो सकता है? तो ये गलत हो गया। बीइंग वॉचिंग जो है ये भी गलत है, बीइंग होता ही नहीं है, एक्टिव वॉइस में होता ही नहीं है, हमें तो एक्टिव बनाना है ना। और यू आर वॉचिंग हो नहीं सकता क्योंकि यू से तो शुरू ही है। बचता है केवल बी वाला, आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुली, मीन्स यू आर बीइंग वॉच्ड केयरफुली बाय मी होना चाहिए, बट मी नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको सवाल देख करके आंसर करना है, ठीक है? सवाल में दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है आंसर में, ये बात हमेशा याद रखिएगा, वरना परेशान हो जाओगे आप, ठीक है? हमेशा क्वेश्चंस को देख करके आंसर करना चाहिए। एग्ज़ामिनर आपके कॉमन सेंस का भी परीक्षण करता है, ठीक है? एक्यूरेट तो एकेडमी वाला बच्चा भी चल जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यू आर नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है कि अगर एक्टिव का कोई सब्जेक्ट है तो वही पैसिव का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसा होता है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो एक दिमाग ये भी लगाया करिए कि मान लीजिए आपने ए वाला ऑप्शन चूज़ किया। अब मान लीजिए आपने चूज़ किया तो आपकी नज़र में ये क्या है? तो ये आपकी नज़र में एक्टिव है, जिसने भी ए चूज़ किया, आपकी नज़र में तो एक्टिव है। तो आप इसका पैसिव बना के देखिए, क्या यही बन के आ रहा है? बस ये इतना करके देख लेंगे तब भी आंसर आपको समझ में आएगा। तो ये नहीं होगा, इसका अगर आप पैसिव बना के देखेंगे तो यही निकल के आएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कभी ऐसा कर लिया कीजिए, ठीक है? डाउट लगे अगर आपको ज़्यादा। है ना? जो ऑप्शन चूज़ किया उसको वेरीफाई कर लीजिए, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना, है ना? क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है कि अर्न्स फूड ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर। ठीक है? अर्न्स माने क्या होता है? चींटियाँ। चींटियाँ फूड को क्या करती हैं? होल्ड करती हैं, ये वाला होल्ड। ये वाला होल्ड नहीं होता, ये वाला होल्ड होता है, HOARD। इस होल्ड का मतलब होता है ढेर लगाना, ठीक है? ढेर लगाना या जमा करना, ढेर लगाना या जमा करना। ठीक है? इस होल्ड का मतलब तो ग्रुप होता है, ग्रुप। इसको लोग बोलते हैं गिरोह या समूह। ठीक है? हर्ड का मतलब होता है झुंड, जैसे जानवरों का झुंड, हर्ड। और इस हर्ड का मतलब होता है सुना, सुनना यानी हियर का फॉर्म है ये। हियर माने सुनना, तो हर्ड माने सुना।
डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर होल्ड, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सोचिए अगर आप ऐसा पेपर एग्जाम में है अगर, क्या परफॉर्मेंस होगी। लेवल बहुत मेंटेन किया गया है, जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ट्रैक का मतलब होता है ट्रैवल करना, ठीक है? ट्रैक का मतलब ट्रैवल के सेंस में, यानी ट्रैक माने यात्रा होता है, ट्रैवल माने भी यात्रा करना। हिज प्लान्स टू ट्रैक थ्रू साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से गुजरने का प्लान जो था उसका, फेल व्हेन ही गॉट सिक, तो जब वो बीमार हो गया तो उसका प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। तो फेल थ्रू होगा, फेल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, फेल हो जाना होता है। फेल ऑन का मतलब होता है टू अटैक, यानी कि किसी पर अटैक करना, ठीक है? पढ़ाया भी मैंने फॉल ऑन पढ़ाया भी है। फेल अमंग का मतलब होता है घिर जाना, कि आप बहुत लोगों के बीच में गिर गए, फेल रमंग, है ना? रज़िया गुंडों में फँस गई वाला एग्ज़ाम्पल भी दिया था, याद होगा। तो घिर जाना होता है। और फेल आउट का मतलब क्या होता है? टू रिग, ठीक है? हाँ, फेल आउट का मतलब होता है टू आर्गू, यानी कि बहस करना होता है, ठीक है? फेल आउट का मतलब होता है बहस करना, तगड़ी बहस करना, टू फेल आउट। सी ऑप्शन सही होगा, फेल थ्रू मीन्स टू फेल, फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल हो जाना, ओके? क्वेश्चन नंबर 27। स्पेलिंग एरर्स तो मैंने पब्लिक में बहुत कराई हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, आज भी कराया था मैंने आपको। सेक्रेटरीएट का मतलब क्या होता है? यानी उसकी स्पेलिंग क्या होगी? पहले लिखिए सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट लिखिए, और बाद में लिखिए एरिएट, एरियट, ठीक है? सीक्रेट लिखिए, फिर एरिया, यानी ARA, मतलब ARIAT, सीक्रेट। सेक्रेटरीएट मतलब क्या होता है? सचिवालय होता है, ठीक है? बी ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। कितने लोग डी लगा दिए कि ऐसा लग रहा है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? नहीं, डी नहीं होगा, बी ही होगा, ठीक है? सेक्रेट होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है? तो सेक्रेटेरिएट मतलब होता है सचिवालय। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल। इसमें लिखा है व्हिच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखिए टेरिटरी की स्पेलिंग तो सही है, TERRITORY, टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, जो क्षेत्राधिकार होता है वो। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण। एम्ब्रॉयडरी की स्पेलिंग में याद रखिएगा, EMBRO, ब्रो, IDERY होता है, याद रखिए, यानी चिकन करी, आने वाली नहीं, कपड़े में बुनने वाली। इंट्रोगेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना? सवाल जवाब करना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ई होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29, नाउन फॉर्म ऑफ हरी। हरी का नाउन फॉर्म क्या होगा? ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? नाउन को वर्ब में बनाना, वर्ब को नाउन में बनाना, ठीक है? एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव को चेंज करना, मतलब ये पूछता है वर्ड को चेंज करना।
इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जाता है। नाउन फॉर्म ऑफ हरी, अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो नाउन फॉर्म ऑफ हरी, तो हरी क्या है? देखिए हरी का नाउन फॉर्म हरी ही होता है, ठीक है? हरी वर्ब भी है और हरी आपका नाउन भी है। और हरी की सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो हरीड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हरीड हो जाएगा। और ये हरिडली क्या है? ये तो एडवर्ब है। और हरी अप क्या है? ये तो आपका एडजेक्टिव का काम भी करता है, अगर हाइफनेटेड है तो एडजेक्टिव का काम भी करता है और नहीं तो फ्रेजल वर्ब का, ठीक है? फ्रेजल वर्ब का भी काम करता है। तो नाउन फॉर्म ऑफ हरी यानी नाउन फॉर्म ऑफ हरी जो है वो हरी होगा, याद रखिएगा, ठीक है? हरी अप एडजेक्टिव का काम करता है, हाइफनेटेड रहता है। अगर नाउन के पहले है तो हरी अप एडजेक्टिव का काम करेगा। हरी अप का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, ठीक है? जल्दी करना जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई काम को जल्दी करना। तो यहाँ पर ए होगा हरी। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा ना इन अ हरी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये हरी क्या है? नाउन ही तो है बेटा, है ना? और हरी मैंने कहा ही हरीड, यानी उसने जल्दीबाजी की तो ये वर्ब हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ओबीडियंस। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ओबीडियंस। ई एन सी ई लगा हुआ है तो आपको पता है कि ये नाउन होता है। ए एन सी ई वाला भी नाउन होता है, ये नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें तो गलत लिखा है। ओबीडियंस का तो ओबीडियंस ही लिख दिया, मामला गड़बड़ हो गया। ओबीडियंट सारे रॉन्ग है इसमें। ओबीडियंट ही होना चाहिए, यहाँ पर सारे गलत हो गए, ठीक है? सारे गलत हो गए बेटा जी। या तो यहाँ एस हटा दूँ मैं तब सही हो जाएगा। सारे गलत हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? इट्स जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है? नहीं वो नहीं सी वाला ठीक है, सी रहने दीजिए, मैंने ए में ही सही करना था वो तो, क्योंकि मैंने ए ही माइंडसेट बना के लगाया था, तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ओबीडिएंट हो गया यहाँ पे, ठीक है? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओबीडिएंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये सोच के लगाया था कि एडजेक्टिव में एस लगता ही नहीं है। एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते, ये सोच के मैंने ये ऑप्शन बनाया था, तो ये नहीं होगा, ठीक है? ये तो आपका एडवर्ब हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ओबीडिएंट ये तो होता ही नहीं है, ये गलत वर्ड है, ये वर्ड ही नहीं होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है। तो आपका ए ऑप्शन होगा ओबीडिएंट यहाँ पर, ठीक है? कोई बात नहीं, 1 नंबर कॉमन कर लीजिएगा, हो गई मिस्टेक। इतना काम करने में तो इतना चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि फुल स्टॉप से रिलेटेड कौन-सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है कह रहा है, कौन-सी बात इनकरेक्ट है? लिखा है द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज़ एंड सेपरेशन, तो ये बात सही है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ कि ही इज़ अ बॉय, फिर मैंने कहा ही लिव्स इन माय विलेज, ठीक है? ये लिख दिया मैंने। तो ये अलग किया ना, सेपरेट किया किसने? फुल स्टॉप ने सेपरेट किया। और ग्रेटेस्ट पॉज़ तो है ही, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये बात तो सही है। फिर लिखा है कि डिक्लरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में, मतलब असर्टिव सेंटेंस के बाद में और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में कॉमा लगता है, फुल स्टॉप लगता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है? डिक्लरेटिव मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव जैसे मैंने कहा कीप क्वाइट, उसके बाद में फुल स्टॉप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, यानी ये बात सच है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद भी फुल स्टॉप लगता है, असर्टिव सेंटेंस के बाद तो फुल स्टॉप लगता ही है, इसलिए ये वाला भी सही है। द फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड इन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब था संक्षिप्त नाम, जैसे डॉक्टर एपीजे तो ए फिर फुल स्टॉप, पी अजय फुल स्टॉप। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में अब फुल स्टॉप को हटाने लग गए हैं, अब सीधा एपीजे या सीधा पीसी या सीधा, है ना, कुछ भी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, ये गलत है, क्योंकि सेम कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा कि आई बॉट अ पेन, अ कॉपी, ठीक है, एंड अ मोबाइल। तो यहाँ पर देखिए ना, इनके बीच में हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया है, ना कि फुल स्टॉप। तो सीरीज में वर्ड्स को सेम कंस्ट्रक्शंस को रोकने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूज करते हैं हम कॉमा का यूज करते हैं, ये इनको अलग करने के लिए, सीरीज में जो पूरी सीरीज आ रही ना ये नाउन की, पूरी सीरीज को अलग करने के लिए हमने कॉमा यूज, और लास्ट वाले के पहले एंड लगाते हैं। इसमें कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है वो बताएं। देखिए ये जो है ना ये एक्स्ट्रा वर्ड है, तो दोनों साइड में कॉमा लगेगा, ठीक है, दोनों साइड में वर्ड कॉमा लगेगा, क्योंकि ये बीच में आया हुआ है जबरदस्ती। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट। एक साइड कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ एक साइड नहीं लगेगा, यहाँ लगा ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई पटाखे छुटा रहा है बहुत जबरदस्त। दिवाली खत्म, अच्छा एकादशी है? He said no, I have not done this. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर होगा वो तो कैपिटल होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, गलत है। यहाँ पर नो के बाद में कॉमा होना चाहिए, तो है, सही है। सेमीकोलन नहीं हो सकता, गलत है। और इसके बाद में यहाँ पर कॉमा भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन जो होगा वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ही सेड और नो के बाद में कॉमा, आई हैव नॉट डन दिस, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है? अच्छा। हाँ, आज से है ना, आज से विष्णु जी जाग जाते हैं और जाग करके अपनी ड्यूटी करना शुरू करते हैं, 8 महीने की, है ना? चलिए, धार्मिक मान्यताएँ हैं। द करेक्ट प्लूरल ऑफ करिकुलम, इसमें क्या होगा? कि तो करिकुलम का जो प्लूरल होता है, वो करिकुला होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डिक्शनरी में करिकुलम का जो प्लूरल है, वो करिकुलम्स भी दिया हुआ है, ये भी सही माना गया है, और करिकुला ये भी सही माना गया है। अगर आपके पास में बोथ का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, बोथ का ऑप्शन आ जाए, तो आप दोनों सही लगाइएगा। अगर आपके पास में बोथ का ऑप्शन ना हो, तो आप करिकुला वाले को प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है? ए ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है? आंसर द क्वेश्चन नंबर 35।
देखिए यहाँ पर है सिनोनिम ऑफ टेंटलाइज़, टेंटलाइज़ का मतलब क्या होता है? देखिए टेंटलाइज़ का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, परेशान करना, प्रोवोक हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है? क्या हो जाएगा बेटा? प्रोवोक करना हो जाएगा। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना होता है, तो ये नहीं होगा, मिसगाइड करना नहीं होगा, डायरेक्ट करना नहीं होगा। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा प्रोवोक, ठीक है? बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। एंटोनिम ऑफ डलसेट, डलसेट का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया ट्रिक में भी डल ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कुछ आनंद वाला म्यूज़िक बजा तो एकदम सेट हो गए, वाह! हैं? जैसे भोजपुरी वाले हैं ना, ऐसे बेहोश पड़े होंगे ना, भोजपुरी गानों में वो ताकत लगती है कि अगर मुर्दे भी सो रहे हो ना, बज जाए सामने गाना बढ़िया कोई, तो वो भी बेचारे कब्र के अंदर पैर फटकारने लग जाएँगे। इतने तगड़े गाने बजते हैं, तो इतनी तेज़ आवाज़ होती है उनकी। डलसेट मतलब होता है आनंद, इसका हो जाएगा उल्टा एंटोनिम में ग्रेटिंग। डलसेट का मतलब है कि जो अच्छी आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है वो, ग्रेटिंग माने जो कर्कश आवाज़ है, कैकोफ़ोनी, कर्कश कैकोफ़ोनी, ठीक है? कैकोफ़ोनी आप कह सकते हैं और ये जैसे आपका डलसेट हो गया या ठीक है, आपका ठीक है, मेलोडियस हो गया वो चीज़। सी ऑप्शन प्रोबिटी मतलब होता है जो ईमानदार होता है, ठीक है? या सत्यनिष्ठा कह सकते हैं, ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी, सत्यनिष्ठा या ईमानदारी। तो रैटिक का मतलब होता है जो अस्थिर है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता, जो ऐसे, 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 ऐसे करता है वो अरेटिक, ठीक है? हार्मोनियस मतलब जो मधुर है। हाँ, जिला टॉप लागेलू। अरे मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाए। वाह भाई! जो काम कोई नहीं कर सकता वो भोजपुरी वाले कर सकते हैं ना। जिहाता तारी हमरो के जिहादी। गाना गाना अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं बट बुरे वाले नहीं सुनने चाहिए, अच्छे वाले ही सुनिए, जो आपको आनंद दे। इसमें क्या होगा, ये भी पूछता है कि वर्ड आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अवर प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विथ अ उड़िया एक्सेंट। ठीक है? तो इसमें आएगा प्रोनाउंस्ड आएगा बेटा, प्रोनाउन का मतलब होता है स्पष्ट है ना? वो यानी जो हमारे प्रोफ़ेसर हैं वो इंग्लिश को मतलब बहुत ही स्पष्ट उड़िया स्टाइल में बोलते हैं। मतलब उड़ीसा वाली जो लैंग्वेज है उड़िया, मतलब एसेंट वैसे ही रहता है। जैसे भोजपुरी वाले इंग्लिश बोलें, तो इंग्लिश तो बोल रहे होंगे बट उनकी एक लहज़े में भोजपुरी वाला जो टोन होगा वो आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। वेग का मतलब तो बेटा अस्पष्ट होता है, ठीक है? तो अस्पष्ट का यहाँ कोई सेंस नहीं है। यानी अगर हमारे जो प्रोफ़ेसर हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उड़िया एसेंट में स्पष्ट रूप से उड़िया एसेंट में बोलते हैं, ये कह रहे हैं। वाइड स्प्रेड मतलब क्या होता है, ठीक है? यानी कि जो विस्तृत होता है उसे हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड। रिमार्केबल का मतलब होता है जो उल्लेखनीय है, बहुत ही गज़ब का है, उल्लेखनीय है, उसे हम कहते हैं। वेग जो होता है वो अस्पष्ट का सेंस दे रहा है, तो अस्पष्ट भाषा में थोड़ी बोलते हैं। यहाँ पर वो सेंस ही नहीं है, ठीक है? सेंस है स्पष्ट, उड़िया एसेंट में बोलते हैं, ये कहना चाहता है। उड़िया एसेंट में वो बोलते हैं, इसमें बी ऑप्शन होगा प्रोनाउन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 हाउ मैनी कप्स ऑफ टी यस्टरडे? 10 से सवाल बनते हैं, 3 सवाल पूछे गए थे लास्ट टाइम, इसमें क्या होगा वो बताएँ?
देखिए जल्दीबाज़ी, यहाँ पर यस्टरडे देख के आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बट ये नहीं देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो पहले क्यू-डब्ल्यू वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ मेनी कप्स, तो हाउ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, तो डिड आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में है, फिर यू आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, यस्टरडे होने की वजह से हैव तो हो ही नहीं सकता और वर ड्रिंकिंग भी नहीं हो सकता, पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें सिंपल पास्ट बनता है। बस सिंपल पास्ट टेंस के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, अगर असर्टिव है, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो पहले क्यू डब्ल्यू वाला वर्ड जो भी आएगा, व्हाई, वेयर, व्हेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि डिड होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा जो भी होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सी इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 39। आप पूरे पढ़ लेंगे ना, आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएँगे, जिस दिन पूरे 40 कंप्लीट कर दूँगा, तो आपका दिमाग उतना डेवलप हो जाएगा, इतना पता है। ही डिनाइड दैट ही माय सिग्नेचर। इसमें लिखा है कि ही डिनाइड दैट ही हैड फॉर्ज्ड माय सिग्नेचर। देखिए, यहाँ पर हमने हैड फॉर्ज्ड क्यों लिखा? क्योंकि कोई घटना पहले हुई होगी, तभी वो उस चीज़ को इनकार करेगा और जो घटना पहले हुई होगी एक्शन फर्स्ट, देखिए हम टेंस में बना रहे हैं, ठीक है? तो हम हैड फॉर्ज्ड लिख रहे हैं। अगर हमको उसमें लिखना होता है कि इन्फिनिटिव कौन-सा आएगा, तो हम फिर टू हैव फॉर्ज्ड लिखा लिखा होता हमने, ठीक है? यानी कि हम परफेक्ट इन्फिनिटिव लिख रहे होते। फिलहाल यहाँ पर हैड फॉल्स्ड होगा क्योंकि कोई घटना पहले हुई होगी, तभी तो उसको इनकार करेगा या एक्सेप्ट करेगा, वो अलग मैटर है। पर घटना पहले ये हुई है। फॉल्स्ड का मतलब होता है जाली बना लेना, नकली, है ना? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। इस वाले इसमें कौन-सा टेंस होगा वो मुझे बताएँ? She had finished her homework before the movie started. Name the tense। याद रखिएगा, जब भी एक्शन फर्स्ट और एक्शन 2 वाला कॉन्सेप्ट हो, लेकिन जिसमें वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो ये वाला और एक इस्तेमाल किया गया हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, याद रखिएगा वो जो टेंस कहलाएगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, यानी कि पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। अगर एक्शन फर्स्ट और एक्शन 2 वाला सवाल है और एक्शन 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है और एक्शन फर्स्ट में फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो वो टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट वाला होगा। और ये जो होगा एक्शन फर्स्ट एक्शन 2 में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, ये जो टेंस होगा वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोनों बातें याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। इस तरह से आपके जो 40 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। लगभग इतना टाइम लग ही जाया करेगा, सवा घंटे का, तो आप लोग इतना माइंड प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है? उसके पहले कितने सवाल बचे हैं ये कोई पूछने का ताम-झाम नहीं, क्योंकि 40 रहेंगे, ठीक है? याद रखिएगा। ये हो गया आज का सेशन समाप्त। कल संडे है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहें, तो मैं कल संडे को क्लास अपने टाइम समय 7 बजे लूँगा, ठीक है? अगर आप पढ़ना चाहें।
नहीं पढ़ना चाहें तो मंडे को, तो क्या इच्छा है आपकी? पूछ रहा हूँ तो जानता हूँ कि अलग-अलग आंसर आएँगे, बट फिर भी देखते हैं। एक्शन फर्स्ट ही मेन टेंस होगा। जी मयंक बिल्कुल यस यू कैन से। सेशन दमदार रहेंगे, थोड़ा-सा लेवल के रहेंगे क्योंकि एलटी में लगभग 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। उसमें से आधे से ज़्यादा फर्जी होंगे, फर्जी मतलब कि जो सिर्फ़ फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई नहीं करते। बट आप उनमें से एक हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ना डिसाइड किया है, बहुत लोग तो सिर्फ़ फॉर्म भरते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ ऐसे-ऐसे बच्चे हैं ना कि अब क्या ही कहें। पढ़ा दें, ठीक है, ऑफ कर दें अलग-अलग आने लग गए अब। माय कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर तो हाँ, तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, डिटेल मतलब डिटेल कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना पड़ेगा। एग्ज़ाम है ना? थैंक यू सो मच सर एग्ज़ाम वाली फीलिंग आई, दिस बैच इज़ आल्सो सुपर्ब लाइक योर हाँ, थैंक यू प्राशु, है ना? पढ़ा दें, चलिए ठीक है। सब लोगों का बच्चों का मन है कि क्लास होगी, तो कल संडे ज़रूर है, लेकिन कल संडे को भी हम लोग 7 बजे अपनी क्लास लेंगे। तो 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? देखिए अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी ज़रूरी है अभी पढ़ लीजिए, ठीक है? तो फ्रेज़ल वर्ब भी रखें और डायलॉग राइटिंग मैं रख तो रहा हूँ, जितना पूछा गया पेपर पैटर्न पर उतना ही रखूँगा ना, ठीक है? वैसे भी कितने भी कराऊँगा कम ही है, तो इसलिए फ्रेज़ल वर्ब तो मैंने पूछा भी था आपको, जिसमें कि वो आया भी था एक फ्रेज़ल वर्ब आपका, है ना? फेल थ्रू वाला आया हुआ था, पूछा तो है मैंने। डायलॉग राइटिंग इसमें नहीं है, ठीक है? डायलॉग राइटिंग नहीं पूछा गया है, डायलॉग राइटिंग मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? ये डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं है, एलटी ग्रेड के पेपर में ये नहीं आया हुआ है, प्रोवर्ब आया हुआ है, ट्रांसलेशन आया हुआ है, ठीक है? वो जो आया हुआ है, वो मैं करवा रहा हूँ। नहीं आपको अगर विश्वास हो तो पेपर उठा के पुराना देख लीजिएगा, एक भी चीज़ें यहाँ-वहाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो जो चलूँगा पैटर्न पे चलूँगा, ना इसके इधर, ना उसके उधर। ठीक है? अब कोई सोचता है कि हमने डिटेल नहीं पढ़ा तो हम सब कुछ इसमें पढ़ लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिटेल बिल्कुल अलग है। जिसको लगता है कि हमको ये चीज़ ज़्यादा पढ़ने को मिल जाए, वो डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़े। जिसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, वो इसी बैच में रहेगा, जो कि एग्ज़ाम में है। जो जो आपके उसमें है, पैटर्न में है, मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछूँगा। ठीक है? ये चीज़। ना कम, ना ज़्यादा। ठीक है? बस। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी अब कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे 7 बजे। ओके? है ना? हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि ये बच्चे डेमो भी बच्चे माँगते हैं, इसी को डेमो के रूप में भी इस्तेमाल कर दूँगा, ठीक है? नहीं, 1-2 तो मैंने आज कराया तो है ना बागेश जी, जो चीज़ करवाई है उस पर आप लोग क्यों बोल रहे हैं? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? मैं जब मैंने एक फ्रेज़ल वर्ब पूछा है, तो व्हाई यू गाइज़ आर नॉट मतलब आर नॉट सैटिस्फाइड मैंने पैटर्न मैं लिख के रखा हूँ गुरु, मैं एक-एक चीज़ पढ़ के सुना सकता हूँ। कितने क्वेश्चन्स इडियम्स में हैं, कितने नरेशन में हैं, कितने करेक्शन में हैं, कितने ट्रांसफॉर्मेशन में, कितने सिंथेसिस में हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद में सब कुछ लिख रखा है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, ठीक है? और यही वजह है कि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आज से नहीं पिछले कई सालों से। इस प्लेटफ़ॉर्म में कुछ मिले या ना मिले, कंटेंट आपको एक्यूरेट मिलेगा, वादे के अनुसार मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है? बस। बिल्कुल, बिल्कुल ब्रजेश जी, है ना? भरोसा आपने भरोसा किया तभी आप मेरे पास हैं और उस भरोसे को मैं तोड़ूँगा नहीं। जितना मुझसे मैक्सिमम बन सकेगा, उतना मैं करने का प्रयास करूँगा। बाकी इंसान हूँ, इंसान थोड़ा बहुत कभी गलती कर सकता है, अगर हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, एडवांस में ही। बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है? चलिए, तो गाइज़ बाय-बाय, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय नहीं, कॉमन एरर्स नहीं आए थे इसमें, ठीक है? लास्ट टाइम भी नहीं आए थे। जो करेक्शन मतलब चूज़ द करेक्ट सेंटेंस वाला है, उसमें तो सब तरह के हो जाएँगे, कॉमन एरर भी हो जाएँगे और सब कुछ हो जाएँगे, ठीक है? सो डोंट वरी। मैं कॉमन एरर्स में पूछता नहीं है। हाँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल। हाँ, पंछी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो एट 7 पीएम। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, गुड नाइट, जय